कहा गया, एक राज्यसभा, एक को हम लोग लोअर हाउस बोले थे और एक को हम लोग अपर हाउस बोले थे, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग उसकी कंपोजिशन को देखे थे, लोकसभा कंपोजिशन क्या होता है, कैसे उसके मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा हमने देखा था, और फिर आगे बढ़े थे हम लोग, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ एक पढ़ा है प्रोसीजर, कैसे किस प्रोसीजर के थ्रू इलेक्शंस होते हैं, फिर स्पीकर कौन होता है, उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया था लोकसभा एंड राज्यसभा को। देयर आफ्टर हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री सेशन, यानी उनकी मीटिंग कब होती है, कितना मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है दो मीटिंग के बीच में। और फिर उसके बाद हमने लास्टली टॉपिक हम लोग पढ़े हैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज पढ़ा है, फाइनेंशियल कंट्रोल पढ़ा है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, और एट लास्ट हमने पढ़ा है ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो हमें जानकारी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ खास एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग किसी कुछ खास एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करते हैं, इनका पावर क्या होता है, ठीक। इस बीच में किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो दिमाग में, अगर कुछ ऐसा है जो कि समझ में ना आया हो, एनसीईआरटी या फिर आपकी और भी कोई बुक हो, तो आप अगर है प्रॉब्लम तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए जल्दी। ऑर्डिनरी बिल क्या है, पायल प्रिया पूछ रहे। ऑर्डिनरी बिल यानी कि जो नॉर्मल लॉज लगते हैं ना, जैसे कि हमने तीन तरह के बिल को पढ़ा। एक बिल जिसमें पैसे से रिलेटेड लेन देन हो, फाइनेंशियल, ठीक ना, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, वो मनी बिल कहलाएगा। दूसरा एक हुआ क्लास चल रहा है, 7 मिनट पहले तुम्हारा क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है, तुम अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तुम ही नहीं ज्वाइन हुए। हर रोज तुम्हारा, हर टाइम में जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तो तुम्हारा कोई ना कोई इश्यू तुम। 1 मिनट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। और देखो, मनी बिल हो गया, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हम लोग का, नियम कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े, जिसके हिसाब से हमारे कंट्री को गवर्न किया था, जिसका प्रीमियबल तुम्हारे एनसीईआरटी का अगर बुक होगा तो फर्स्ट पेज में प्रीमियबल देखने को मिलता है, ठीक ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो प्रीमियबल जो होगा, उसके बाद उसके रिलेटेड जो पूरे के पूरे बुक लिखे गए, जिसके थ्रू हमारी पूरी कंट्री को गवर्न किया जाता है, एक तरह का लॉ बुक है। उसके अंदर अगर कुछ चीजें लेकर आना होता है तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। और वो जो बिल होता है वो अमेंडमेंट बिल कहलाता है, ठीक है। तो दो बिल हो गए, एक मनी बिल हो गया, एक अमेंडमेंट बिल हो गया। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द लॉज बनते हैं, जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं होंगे, उन सभी को हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, ठीक ना। हो गया पायल प्रिया, और कुछ समझना इसमें। नयन श्रीवास्तव का क्वेश्चन है कि रिपीट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑर्गन ऑफ सिस्टम, नयन पहले अपने क्वेश्चन को क्लियर करो, ठीक है। सर वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए। क्या सर जो अभी सर बोल रहे थे। क्यों रिपीट क्यों करना है? इसके पहले वाले क्लास में प्रेजेंट थे बाबू, यानी कि जो लास्ट क्लास हुआ था थर्सडे को, उस दिन आप प्रेजेंट थे। वही चीज को रिपीट किया, कितनी बार एक ही चीज को रिपीट किया जाए। ओके सर, हम सोच रहे सर दूसरा पढ़ा रहे। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं श्रीवास्तव। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ जानकारी देने का, जैसे कि क्या चल रहा है देश के अंदर, ठीक ना। देश के अंदर कैसी घटनाएं हो रही है, कैसे किसी बिल को पास करा रहा है, कौन कौन सपोर्ट किया, कौन कौन नहीं किया, किस समय कौन सी प्रोसीडिंग हो रही है, किस सेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको पार्लियामेंट देती है, नयन देती है ना। हो गया। इसके अलावा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, देश में कुछ भी चल रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये उनका राइट है इन्फॉर्मेशन लेने का, और वो इन्फॉर्मेशन हमको दे सकते हैं,
ठीक है। और जो भी पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन देगी वो ट्रूथफुल होगा, सही होगा, गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती है। हाँ, उसके पास पावर है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को देने से अगर कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि हमारे अगर कोई स्पाई किसी दूसरे कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं और ये पूछा जाए पार्लियामेंट से, तो उसको इग्नोर कर सकती है कि नहीं, उसको हम नहीं देंगे, ठीक ना। लेकिन जो भी जिसका भी कंट्री के सिक्योरिटी से, कंट्री के एक जनरली बात है कि उसके ऊपर इकोनॉमिकली कुछ ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ऐसे इन्फॉर्मेशन को अगर पूछा जाए तो बिल्कुल उसको प्रोवाइड करेगी। तो थ्रीट, अगर किसी चीज से डर नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट, इसलिए इसको हम लोग ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक ना नयन। और किसी कोई डाउट जल्दी? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो करंट हमारे प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? रामनाथ कोविंद सर। रामनाथ कोविंद। कोविंद, ठीक है। रामनाथ कोविंद। हाँ, ये फिलहाल, अच्छा रुक जाओ, हो गया। सर रामनाथ। आप बताओ, चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ओरली नहीं, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी के सभी, ओरली कोई नहीं बोलेगा। अभी बताइए, रामनाथ कोविंद जो होंगे वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? प्रेसिडेंट हमारे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किस पार्टी के हैं? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किस पार्टी के हैं? समझना, अच्छे समझना बात। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किस पार्टी के हैं? नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी पार्टी का नहीं होता है, और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, ठीक ना। हाँ, प्रेसिडेंट बनने के पहले वो पार्टी के थे, वो सही है आप लोग, ठीक है। प्रेसिडेंट बनने के पहले वो थे बीजेपी के, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद या फिर एक प्रेसिडेंट कभी भी किसी दूसरे पार्टी का मेंबर नहीं होता है। ही इज द किंग ऑफ द कंट्री, वो आदमी जो होगा वो कंट्री का राजा होता है, किंग कहलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? कंट्री का क्या है? कंट्री का क्या है प्रेसिडेंट? किंग है। तो किंग को किसी पार्टी का होने की जरूरत है? नहीं, किंग को किसी पार्टी के होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, किंग कौन होगा? किंग का जो पावर यूज करता है तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, पीएम भी बाद में प्रेसिडेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पीएम भी बाद में प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अगर सही कहा जाए तो किसके पास, अच्छा तुम लोग बताओ कि किसके पास अधिक पावर होता है, पीएम के पास कि प्रेसिडेंट के पास? पीएम के पास होता है, ठीक ना। एक्चुअली देखो, ये जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे के सारे पावर होते हैं प्रेसिडेंट के। सबसे अधिक पावरफुल कंट्री में कौन है? तो राजा ना होगा कि महामंत्री होगा? कौन होगा पावरफुल? कौन होगा, राजा के महामंत्री? किंग होगा, रूलर, ठीक है। लेकिन महामंत्री क्या करते हैं कि महामंत्री के आदेश पर या महामंत्री के सुझाव पे ही राजा को काम करना होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर इसलिए क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट का सारा पावर यूज करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। पावर सबका होगा प्रेसिडेंट का, लेकिन यूज कौन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसलिए प्रेसिडेंट को हम लोग नॉमिनल हेड बोलेंगे, नाम मात्र का राजा। प्रेसिडेंट जो होगा वो नॉमिनल हेड है, वहीं पे वेयर एज जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो होगा वो वर्किंग हेड ऑफ द कंट्री कहलाता है। समझ में आ रही बात? नॉमिनल हेड क्या होगा, वर्किंग हेड क्या होगा? क्लियर हो रही बात? कौन होता है नॉमिनल हेड? हाँ अनय, डालो चैट में, क्या क्वेश्चन है बोलो। प्राइम मिनिस्टर का कोई वर्क करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का परमिशन नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट का परमिशन बिल्कुल चाहिए होगा, ठीक ना। प्रेसिडेंट परमिशन देते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट इग्नोर नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बॉडी होता है, उसको हम लोग चुनते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर वर्किंग हेड। अब तुम लोग आज जानोगे ना कि सबसे अधिक कंट्री में पावरफुल पर्सन जो होगा, मोस्ट पावरफुल पर्सन, अगर वो अपना पावर यूज करना शुरू कर दे तो प्रेसिडेंट है। मोस्ट पावरफुल पर्सन होंगे हमारे प्रेसिडेंट, ये आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। और कुछ, चलिए देखा जाए। तो प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? हम लोग चुनते हैं क्या? हम लोग मतलब क्या, हमारे नागरिक लोग चुनते हैं? जनरल पर्सन जनरल इलेक्शन से नहीं,
जनरल इलेक्शन उनका नहीं होता है। उनको कौन चुनते हैं? तो उनको चुनते हैं कौन? पार्लियामेंट के मेंबर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट होता है ना, स्टेट के जो असेंबली होती है उसके मेंबर्स चुनते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हम लोग जो चुनते हैं ना सीएम वगैरह के लिए, तो वो लोग यानी कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसको चुनते हैं? तो प्रेसिडेंट को। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज के भी मेंबर और इसके मेंबर वो चुनेंगे, उसको चुनेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करना शुरू करेंगे। क्या अभी आप पहले समझ लो, फिर मैं एक बार आपको शो करूंगा, वहां से आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। अभी आप लोग बस देखेंगे, कोई नोट करना शुरू नहीं करेगा, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। तो ये पहला चीज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये हेड होता है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा हम लोग का। उसके बाद ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके मेंबर कौन होते हैं? तो उसके मेंबर होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये चुनने वाले ये लोग हैं, याद रखना है इसको, ठीक ना। अब देखो, प्रेसिडेंट बनने के लिए सब कुछ एलिजिबिलिटी वही होगी जो कि आपका किसके अंदर था? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए मेंबर ऑफ राज्यसभा, सारी की सारी एलिजिबिलिटी बस वही रहेगी। बस यहाँ पे एक चीज चेंज होगा, वो होगा एज, ठीक है। एज याद रखिएगा। लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितना था? मिनिमम एज फॉर लोकसभा 25, ठीक है। मिनिमम एज फॉर राज्यसभा 30, और वहीं पे अब क्या हो जाएगा? मिनिमम एज फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट 35 हो जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, कॉलेज का मतलब एक संगठन, ग्रुप। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज जो होंगे वो बना हुआ है किससे? जो कि वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए, वो किससे बना हुआ है? तो उसमें हो आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर, यानी कि लोकसभा के भी, राज्यसभा के मेंबर, वो लोग वोट करेंगे। और प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुनी जाती है उसके मेंबर जो होंगे वो लोग सेलेक्ट करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो होंगे वो सेलेक्ट करेंगे कौन बनेगा प्रेसिडेंट। तो असेंबली के मेंबर्स आपके स्टेट के भी हो सकते हैं और यूनियन टेरिटरीज के भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो एलिजिबिलिटी आप लोग को याद रहेगी, ठीक है। चलो अब लिख लो जरा आप लोग, अब इसको आप नोट डाउन कर लो। द प्रेसिडेंट में जो जो मैंने मार्क किया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल लिखना है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहीं के लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आते हैं, बाकी जगह के नहीं आते हैं। नोट कर चुके सभी?
हाँ बाबू, एलिजिबिलिटी लिखना है तभी तो याद रहेगा ना कौन बन सकता है। पूछा जाए क्वेश्चन तुमसे कि एलिजिबिलिटी बताओ, तो क्या बताओगे? ये हमने कर लिया। ओके, वेट कर रहे हैं बाबू, 1 मिनट वेट कर रहे हैं। चलिए, अच्छा तुम लोग जो नोट कर चुके बताओ, फिगर में तुम लोग को एक लेडी दिख रही होंगी, वो कौन है? एक लेडी देख रही है ना फिगर में, ये कौन है? ओके, अपर अपर में पूर्णिमा, नयन, वेरी गुड नयन, ठीक है। कौन है ये? तो इनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा बताओ, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्यों फेमस है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये? नहीं, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, वेरी गुड, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है ये, ठीक ना। 2007 बनी थी, 2007 से लेकर 2012 तक इनका जो होगा टेन्योर रहा था। 5 साल का टेन्योर होता है ना, याद रखिएगा। टेन्योर कितना देर का होगा प्रेसिडेंट का? तो 5 इयर्स का। 5 साल जो होगा कोई भी आदमी प्रेसिडेंट रह सकता है। चलिए अब समझा जाए जब सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी क्या है इनका, ठीक है। तो देखते हैं जरा। तो इनकी जो होगी, ये पुराना डाटा है कि प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो होती है अबाउट 5 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक ना। और इसके साथ साथ एक और अलाउंस जो होंगी उनको दी जाती है, कुछ और अलाउंस जैसे कि हाउस रेंट मिलता है, डीएट, ये तुम लोग नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं उन लोग को, उसके पैसे उनको मिलते हैं, यानी कि सैलरी काफी अधिक बढ़ती है इनकी। और अगर एक बार प्रेसिडेंट की सैलरी फिक्स हो गई तो किसी भी कंडीशन में वो सैलरी घट नहीं सकती है। सैलरी घटेगी नहीं, बढ़ सकती है लेकिन घट नहीं सकती है। समझ में आ रही बात? प्रेसिडेंट की सैलरी कभी भी घटेगी नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे समझते हैं इनके और कुछ पावर के बारे में। तो पावर देखा जाए, तुम लोग को याद है जब भी कोई रूल बन रहा था तो इस रूल बनने के लिए सबसे लास्ट में किसके साइन की जरूरत पड़ रही थी? अगर रूल फॉर्मुलेट करना है तो किसके साइन की जरूरत पड़ रही थी? हाँ नयन, बिल्कुल जरूरत है कि 5 साल के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार से सारा का सारा पैसा उसी का है, उसी में से उसको सैलरी मिलती है, ठीक ना। ठीक, तो देखो, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक क्या कोई भी बिल लॉ बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन हो गया? मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन हो गया? प्रेसिडेंट। अच्छा मैंने तुमको एक और चीज बताया कि मान के चलो कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं होगा, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लोकसभा का राज्यसभा से, राज्यसभा का लोकसभा से, दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो किसके पास पावर था कि वो ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता था? कौन ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता था? ठीक है, प्रेसिडेंट बुला सकता था ना ज्वाइंट मीटिंग, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट का, अगर पार्लियामेंट का सेशन भी टाइम पे ना हो तब प्रेसिडेंट क्या करेगा ये बताइए? अगर पार्लियामेंट के सेशन टाइमली ना हो तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? डिसॉल्व कर सकता था, समन कर सकता था, समन कर सकता, वेरी गुड है अभिराज, डिसॉल्व भी कर सकता है। तो इसलिए मोस्ट पावरफुल कौन हो गया इसमें? कौन हुआ अभी तक? प्रेसिडेंट, ठीक ना। तो इसका लेजिस्लेटिव पावर है, ये इसका लेजिस्लेटिव पावर, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? लेजिस्लेटिव पावर। तो ये क्या कर सकता है देखिएगा जरा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ही कैन समन और सस्पेंड द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो होगा वो समन कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है पार्लियामेंट को। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसके पास पावर है, इट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्लियर नहीं? लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर उसको कहे कि हाँ डिसॉल्व कर दीजिए तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है, ठीक ना। जब चाहे तब किसी भी हाउस की मीटिंग को वो एड्रेस कर सकता है, ठीक ना। अकेले या फिर दोनों को एक साथ जो होगा वो मिलाकर वो मीटिंग को एड्रेस कर सकता है। एड्रेस मतलब कि वहां पे वो अपने स्पीच दे सकता है, उनको वो गाइड कर सकता है, उनको मॉनिटर कर सकता है, हेड बन सकता है वहां पे। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो होगा वही ज्वाइंट सिटिंग जो होगा उसको हेड करता है,
ठीक। हर एक सेशन का जो पहला मीटिंग होता है उसको ज्वाइंट सेशन जब भी किया जाता है तो उसको सबसे पहले देने वाला भाषण जो होगा वो किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो होगा कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब पार्लियामेंट वर्क नहीं करेगा, यानी कोई भी नियम कानून जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और बनाना पड़े तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से वो कर सकता है, ठीक है, समझ मेरी बात। लेकिन हाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो भी ऑर्डिनेंस पास करेगा, प्रेसिडेंट जो भी नियम कानून पास करेगा उसकी वैलिडिटी होगी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी होती है। और 6 मंथ की वैलिडिटी तक के बाद अगर वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक ना, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ने अगर उसकी अपनी सहमति नहीं देगी तो वो ऑर्डिनेंस जो होगा वहीं पे खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वैलिडिटी बिना पार्लियामेंट के सजेशन की कितना हो सकता है, कितनी देर हो सकता है? 6 मंथ। इज इट क्लियर? ठीक ना। तो 6 मंथ के बाद उसको रिवैलिडेट करना पड़ेगा। तो देखो जरा, पार्लियामेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये समन कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है पार्लियामेंट को, समन या सस्पेंड। दूसरा, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। तीसरा, ये जो होगा ये एड्रेस कर सकता है, एड्रेस कर सकता है आइदर ऑफ द हाउसेज और बोथ ऑफ द हाउसेज। ज्वाइंट सेशन जब मन कर चाहे तब वो बुला सकता है, ठीक है, मतलब कंडीशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि उसकी मर्जी जब मन करे तब बुला ले, कंडीशंस हो गए, ठीक। ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, पांचवा इसका हुआ। और पांचवे के बाद प्रॉब्लम यह है कि इसका जो ऑर्डिनेंस होगा उस ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से। अगर पार्लियामेंट कह दे रहा है कि हाँ ये ऑर्डर सही है, ये लॉ सही है, तो क्या होगा कि उसको लागू कर दिया जाएगा। समझ में आया? पक्का ना? तो चलिए अब इसके पावर लिख लीजिएगा आप लोग, ऐसे ही 6 करके जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो 5 इसके पावर और उसके बाद ऑर्डिनेंस के बारे में लिख लेंगे, जल्दी कीजिए। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर जो होगा, ये प्राइम मिनिस्टर का हेल्प लेना पड़ता है। कोई आई प्रेसिडेंट के ऊपर कोई आई नहीं रखता है बाबू, प्रेसिडेंट के ऊपर किसी की आंखें नहीं होती है। बस क्या होगा कि प्रेसिडेंट का टेन्योर जब खत्म हो जाएगा एक महाभियोग लगा सकता है पार्लियामेंट, अगर खूब गलत काम करेंगे तो पार्लियामेंट उसको हटा सकता है। ये भी हम लोग देखेंगे, अभी वेट करो, सब आने वाला है। उनके पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगा उसमें हम लोग नहीं वर्क कर रहे थे, प्रेसिडेंट नहीं होते थे, पार्लियामेंट जो होगा वो हेड होता था। तो जब बना कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद से ना लागू होना शुरू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी वो टोटली सही तरीके से लगी और तब से हमारे प्रेसिडेंट बने। तब तक रूल करने के लिए बस वही हमारे पास एक लॉ था जो कि अंग्रेजों ने बनाकर दिया था, उसी के थ्रू हम लोग रूल कर रहे थे। टोटल 5 है और एक ऑर्डिनेंस के बारे में लिखना है, टोटल 6 पॉइंट लिखना है। और हु वाज द गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल कोई नहीं था, ठीक ना। इंडिपेंडेंस के टाइम पे वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, आजाद भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना सब, ये सब आता है आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कोई नीड नहीं थी, ठीक ना। हाँ आना है, बोलिए ना, क्वेश्चन डालिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन पुट करो आना है। चैट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कीजिए।
नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो किसी हाउस का नहीं हो सकता है। पांच हुए लेजिस्लेटिव पावर। सबसे पहला हुआ समन और सस्पेंड द पार्लियामेंट। दूसरा है ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा। तीसरा है ही कैन एड्रेस आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। चौथा हुआ ही कैन एड्रेस जॉइंट सिटिंग, ठीक है। और पांचवा हुआ ही कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये पांच हुए ना। और छठा करना था आपको, 6 पॉइंट लिखना था नोट में कि ऑर्डिनेंस हैज टू बी वैलिडेटेड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स, अरे सॉरी, हमने 6 मंथ बता दिया, 6 वीक, सॉरी, वेरी सॉरी, 6 मंथ नहीं होगा, ठीक है। रीवैलिडेशन होना चाहिए उसका 6, ध्यान देना सब, रीवैलिडेशन उसका 6 वीक के अंदर होना चाहिए, और मैक्सिमम वैलिडिटी उसकी होती है 6 मंथ की। समझ में आ रही बात? फिर से समझिए, मैंने अगर आज ऑर्डर दिया, अगर इफ आई एम द प्रेसिडेंट, तो मेरे उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू जो होगी वो 6 महीने तक रह सकती है, ठीक है। लेकिन 6 वीक के अंदर जो होगा, इसको क्या करना होगा कि इसको हमको रीवैलिडेट करवाना होगा पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के अंदर से। कोई कंफ्यूजन है जरा? क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बोलिए। चलो समझो जरा, देखो, सपोज करो मीटिंग हुई आज, इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं, ऑर्डिनेंस वाला मीटिंग, ऑर्डिनेंस वाले को हम लोग फिर समझने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक ना। कि सपोज कीजिए प्राइम मिनिस्टर ने आज ऑर्डिनेंस पास कर दिया, ठीक ना। तो आज से कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, ये बताओ। आज से कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी रहेगी ऑर्डिनेंस का? नहीं, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितनी रहेगी? वेरी गुड, 6 मंथ रहेगी ना। 6 मंथ रहेगी। कितनी रहेगी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी? फिर से समझिए, कितने रहेगी? 6 मंथ। क्लियर है? 6 मंथ रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पार्लियामेंट तो उसमें नहीं चल रहा है, तभी तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस दिया। पार्लियामेंट चल रहा होगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं देता, ठीक ना। पार्लियामेंट अगर चल रहा होता तो प्रेसिडेंट उसको ऑर्डिनेंस देता क्या? नहीं था, ठीक है। तो पार्लियामेंट का भाई हमको सेशन लगाना है, तो सेशन के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 6 मंथ का गैप हो सकता है ना, ठीक है। अब पार्लियामेंट जिस दिन से स्टार्ट हो गई, पार्लियामेंट का सेशन जिस दिन से बिगिन कर गया, सपोज करो मैंने आज ऑर्डिनेंस दिया और कल से जो होगा पार्लियामेंट स्टार्ट हो गया, ठीक ना। कल से अगर पार्लियामेंट स्टार्ट हो गया तो पार्लियामेंट स्टार्ट होने के 6 वीक के अंदर, पार्लियामेंट स्टार्ट होने के 6 वीक के अंदर, समझिएगा, ठीक ना, उसको रीवैलिडेट करवा लेना है, यानी पार्लियामेंट से पास करवा लेना है। पार्लियामेंट उसको इशू करेगी कि हाँ ये सही है कि गलत है। आज बात समझ में? अब भले पार्लियामेंट 3 महीने के बाद शुरू हुआ, तो पार्लियामेंट अगर 3 महीने के बाद हुआ तो जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से 6 वीक, ठीक ना। पार्लियामेंट अगर 5 महीने के बाद शुरू हुआ तो जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से 6 वीक के अंदर उसको रिवैलिडेट करवा लेना होगा। लेकिन फिर भी अगर 6 मंथ पहले आ गया तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव पावर पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, हाँ बिल्कुल। तो 6 महीने के बाद अगर पार्लियामेंट बैठता है तो वो ऐसे ही खत्म हो गया, उसको फिर से उसको दूसरा ऑर्डिनेंस पास करना होगा, वो ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा, वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब इसका एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होता है। लेजिस्लेटिव पावर देख लिया भाई, नियम कानून बनता है। एग्जीक्यूटिव पावर इसका क्या होता है? तो ये जो होगा, ये लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी जो होगा इसको डिसाइड करता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को देखना, शपथ कौन दिलवाता है? शपथ कौन दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को? ओथ लेते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, ये कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, बिल्कुल सही है।
प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। अपर में त्रिवेदी। पीएम को पीएम दिलवाएगा ओथ? नहीं। इसके साथ साथ गवर्नर, सुनते हैं ना आप लोग? तो ये गवर्नर जो होगा इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करता है। इसके नियुक्ति पत्र पे भी प्रेसिडेंट का ही हस्ताक्षर होगा, प्रेसिडेंट ही नियुक्त करेगा, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है? तो जो भी चीफ जस्टिस होते हैं या अदर जजेस होते हैं, किसके? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, तो इनके जजों की नियुक्ति भी कौन करेगा? इनके जजों को अपॉइंट भी कौन करेगा? तो ये प्रेसिडेंट ही करता है, याद रखना है ये सब, ठीक है? ये सब प्रेसिडेंट करते हैं। अब आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो होगा उसको भी यूपीएससी के चेयरमैन, इसको भी प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, और एट लार्ज होंगे आपके होंगे अटॉर्नी जनरल, इन सब की नियुक्ति जो होगा वो प्रेसिडेंट करता है। इन सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। तो एग्जीक्यूटिव पावर में यही चीज लिखें, किसको किसको वो नियुक्त करता है, किस किस को वो अपॉइंट करता है, ठीक है? चलिए लिखना शुरू कीजिए, एग्जीक्यूटिव पावर, और इसमें बस कर लीजिएगा यहाँ पे सीधे प्राइम मिनिस्टर लिख लीजिएगा, गवर्नर पे स्टेप लिखना, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऐसे लिखिएगा, पूरा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है, ठीक है? तो अटॉर्नी जनरल जो होगा वो कंट्री का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, नियम कानून का क्या होता है, जो प्रेसिडेंट को जो होगा सुपरवाइज करता है, उनको अपना सजेशन देता है। कोई नेसेसिटी नहीं है पूर्णिमा कि हर एक कंट्री में प्रेसिडेंट हो, नहीं, ऐसा कोई जो नहीं है, और हर एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग रूल चलता है। बहुत सारे कंट्री में अभी भी मोनार्की है, मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, कहीं कहीं डिक्टेटरशिप है, तो कंट्री अपने हिसाब से जो होंगे वो चूज करते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे पीएम नहीं होता है शशांक। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां प्रेसिडेंट ही होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो एसएसटी में, तो आप लोग एट शार्प 6 o'clock एकदम ठीक 6 बजे अगर आप चाहो तो ऑफलाइन में आप आ सकते हो। नहीं, आज लीव ही कर दो, सैटरडे को आप लोग मिलेंगे, ओके? जब भी कोई डाउट हो तो आप सैटरडे को मिल सकते हो ऑफलाइन में। एक बार मुझसे आप कंफर्म कर लेना मेरे कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके, और उसके सैटरडे को आप अपने डाउट लेकर आ सकते हो। हाँ क्लास है, बिल्कुल क्लास है। आगे बढ़े, चलिए
अब देखा जाए प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर। प्रेसिडेंट क्या होता है? जुडिशियरी में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई बताएगा? प्रेसिडेंट जुडिशियरी में क्या पार्टिसिपेट करता है? जुडिशियरी में क्या कभी उस किसी की सजा दे सकता है क्या? ठीक है। अच्छा, किसी की सजा कम कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, सजा कम कर सकता है, सजा खत्म कर सकता है। तो बस वही हो गया उसका जुडिशियल पावर। ठीक है, वही उसका जुडिशियल पावर है कि यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो किसी को भी ग्रांट पार्डन यानी कि माफी, क्षमा दान कर सकता है, या फिर उसका जो अगर होता है क्या कि कभी कोई उम्र कैद की सजा मिलती है तो उस उम्र कैद की सजा को वो कम कर सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है, किसी किसी की फांसी जो होगी ना, उस फांसी को भी जो होगा वो बंद करवा सकता है। बस यही ध्यान देना है, याद रहेगा। सजा दे नहीं सकता लेकिन सजा कम करवा सकता है। ठीक है, या पूरा का पूरा खत्म कर सकता है। तो किसी को क्षमा करना, यही क्षमा याचिका कही जाती है हिंदी में। तो ये जुडिशियल पावर होता है प्रेसिडेंट का। चलिए अब देख लीजिएगा जुडिशियल पावर क्या है। हाँ बिल्कुल, नोट कर लो अपर में। हाँ, अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी ना, तो तुम्हारे पास एपिलेट होता है, एपिलेट अपील कर सकते हो पीयूष। मान के चलो तुमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सजा दी, तुम उससे खुश नहीं हो, तो क्या तुम वहीं पे उसकी सजा मान लोगे? पीयूष, तुम आंसर करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को पनिशमेंट दिया, नहीं मानोगे ना, तो फिर कहाँ जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से? हाँ लिख सकते हैं कौशिक, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ जाओगे? तो फिर स्टेट में जाते हो, स्टेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जिसको कहते हैं। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, तो फिर क्या, फिर तुम अपील कर सकते हो ना। तो हाई कोर्ट से अपील करके कहाँ जाओगे पीयूष? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर सजा दे दी और तुम उससे खुश नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद किसके पास जाओगे? हाईएस्ट ऑथोरिटी। कौन? प्रेसिडेंट, यस। तब हाईएस्ट ऑथोरिटी होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी को पनिशमेंट नहीं करेगा लेकिन पनिशमेंट कम कर सकता है। ठीक ना। और प्रेसिडेंट ने भी अगर पनिशमेंट दे दिया कि नहीं नहीं कम करेंगे, फांसी, तब किसके पास जाओगे? आफ्टर प्रेसिडेंट नो वन। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद कोई नहीं, तो हाईएस्ट एपलेट ऑथोरिटी जो होगा वही आपका प्रेसिडेंट है। हाँ नयन सही बता रहे हो, भगवान के पास चले जाओगे, बहुत बिल्कुल सही बात है। ठीक ना। अब चला देखा है फाइनेंशियल पावर, याद होगा तुमको कि फाइनेंशियल पावर यानी कि फिर वही चीज कि जितना भी पैसा जमा होता है, जितना भी तुम लोग टैक्स जमा करते हो, सब कुछ जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है। तो फंड, इंडिया अपना एक फंड क्रिएट करता है, और इसी फंड से जो होगा, जितना प्रेसिडेंट जैसा रिकमेंड करेगा, या जो पार्लियामेंट जब उससे डिमांड करती बिल बनाती है, तो बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के, बिना प्रेसिडेंट के साइन किए किसी को ना 1 रुपया अधिक मिल सकता है ना 1 रुपया कम मिल सकता है। उसमें से 1 भी रुपया खर्च नहीं कर सकते हो जब तक प्रेसिडेंट ना कहे। तो ये उसका हो गया फाइनेंशियल पावर। और तुम लोग सुनते होगे बाकी सभी के सभी जो बिल होते हैं उसमें जो होगा टू द स्पीकर कहा जाता है, पढ़ा जाता है टू द स्पीकर, फॉर द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर उसका हेड होता है। लेकिन जब मनी बिल पढ़ा जाएगा तो मनी बिल कभी भी टू द प्रेसिडेंट पढ़ा जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए होता है, उसमें स्पीकर का कोई भी योगदान नहीं होता है। ठीक है। तो जब भी पार्लियामेंट में मनी बिल पेश किया जाता है तो ये मनी बिल जो होगा हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पे पेश किया जाता है, ना कि स्पीकर के लिए। ठीक ना। बात समझ में आई? तो ये इसकी फाइनेंशियल पावर है, याद रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि बजट में आप लोग बहुत कुछ बनाए हो, और बजट बनाने के बाद क्या होता है कि कुछ और खर्चे आ गए हो, तो उसमें क्या करोगे? तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो तुमको अलाउ करता है। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं दे सकते, वाइस प्रेसिडेंट कुछ नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट कैन डू ऑल वॉट एवर प्रेसिडेंट कैन डू, बट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो सारा का सारा पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है, ही जस्ट अ, ठीक है, वो जो होगा वो जस्ट क्या है, तो एक स्पीकर एक तरह से हेड करता है। हाँ, असिस्टेंट मॉनिटर, पपेट,
अच्छा, आप क्या किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्या है, 1 मिनट, पीयूष रिपीट कर सकते हो क्या क्या क्वेश्चन था सर? प्रेसिडेंट हाई सिक्योरिटी है तो अगर कोई प्रेसिडेंट कोई नहीं समझ में आ रहा है मुझे। वेट, अगर प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है तो सर अगर प्रेसिडेंट कोई गलत काम करे तो उसको कौन सा दे सकता है? देखो, प्रेसिडेंट भी अगर कोई गलत काम करेगा तो सबसे पहले चीज उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट कहेंगे, इम्पीचमेंट कहा जाएगा, यहाँ पे आ ही रहा है आपका। उसके बाद उसको हटा सकते हो, 2/3 ऑफ पर्सन जो होंगे उसको बोलेंगे। और उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटने के 1 साल बाद तक उसको कोई सजा नहीं दी जाती है। 1 साल बाद उसके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है और फिर अगर गिल्टी पाया गया तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है और सिंपल सा कोर्ट उसको पनिशमेंट देगा। ठीक ना पीयूष? क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं मिलिट्री पावर। तो जितने भी सेना होती है ना, जितने भी सेना होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, सबका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और उनके चीफ को वही जो होगा वो नियुक्त भी करता है। तो ध्यान देना कि प्रेसिडेंट जो होगा ही इज द सुप्रीम कमांडर। मुख्य जो कमांडर होता है ये होता है आर्म फोर्सेस का। तीनों फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर जो होगा वो हेड होता है प्रेसिडेंट। देखो ये एक चीज है कि किंग है ना, किंग, तो किंग कभी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता और किंग कभी गलत नहीं हो सकता। ये पहले से एक मानी चीजें होती हैं, उत्कर्ष। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, किंग बनने के बाद उसके 1 साल तक उसकी सत्ता जो होगी जिसको आपने दिया है उसका रिस्पेक्ट बचाया जाता है। ये एक तरीके का कंट्री का जो होगा वो मोरल वैल्यू है। और उसके बाद 1 साल के बाद उसके ऊपर जो भी ट्रायल होंगे वो ट्रायल किए जाएंगे। ऐसा है, ऐसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, मिलिट्री प्रेसिडेंट के ही अंदर आता है। प्रेसिडेंट जब चाहे, जब किसी के ऊपर अगर सजा देनी है, किसी कंट्री पे अटैक करना है या उसके साथ दोस्ती करनी है, प्रेसिडेंट ही करता है। तो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कोई भी मिलिट्री कमांडर जो होगा किसी के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता है। तो हेड ऑफ द कमांड, हेड कमांडर जो होगा वही होता है। ट्रायल टिल मीन्स अनय श्रीवास्तव, ही कैन बी ट्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब तक उसको पनिशमेंट ना मिले तब तक उसके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है। ट्रायल बोलते हैं उसको, ट्रायल, नॉट ट्रायल। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब तक तो रीइलेक्ट होकर कोई और आ गया होगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी तक कभी नहीं हुआ है ऐसा कि किसी को पनिशमेंट दिया गया हो। और कुछ? अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है बाबू पीयूष, दिया जाएगा प्रोजेक्ट, डोंट वरी। आगे बढ़े। चलिए, अब तुम लोग जब आर्मी पूछ रहे हो तो डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर के अंदर वही चीज, दोस्ती या दुश्मनी। ठीक ना? तो तुम लोग सुनते हो ना, विदेश मंत्री विदेश जाते हैं और विदेश जाने के बाद कोई कोई संधि करके चले जाते हैं कि हाँ हमारे कंट्री में ये होगा वो होगा। ठीक है, आपकी कंट्री से न्यूक्लियर बॉम्ब जो होंगे वो खरीदेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बेचेंगे, आपसे जहाज कर देंगे, या फिर आप मेरे यहाँ आ सकते हो। ठीक ना? तो ये सब के सब वो कर तो सकते हैं लेकिन ओनली ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको ये अलाउ किया है।
वो प्रेसिडेंट के ही एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर मतलब कि प्रेसिडेंट उनको जो होगा प्रतिनियुक्त किया है, उनको नियुक्त किया कि आप मुझे रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक ना। तो जितनी भी ट्रीटीज होंगी, जितनी भी संधियां होंगी, वो सब के सब प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। अगर दो कंट्री के बीच में संधि हो रही है तो वो संधि किसके नाम पे होगी? तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। बात आ रही समझ में? वो संधि कभी भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगी। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब देखो तुम लोग जो पूछ रहे थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती पूर्णिमा। हमारे कंट्री का तो ये एक बहुत बड़ा सा, अब क्या कहा जाए, प्रॉब्लमेटिक चीज है कि कभी भी हम लोग किसी भी नेता के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं। हाँ, तब भी हो जाएगी। देखो एक्चुअल में मैंने बताया ना आप लोग को कि प्रेसिडेंट बस नॉमिनल हेड है, करता सबके सब प्राइम मिनिस्टर ही, करते सबके सब प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक ना। तो बिना प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के जितना भी तुम लोग पावर पर रहे हो ना, ये सारा का सारा पावर होता है प्रेसिडेंट को, लेकिन इसको एंजॉय करता है प्राइम मिनिस्टर। होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन एंजॉय करता है प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये सारे पावर को यूटिलाइज करने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है। हाँ, पावर है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन यूज करेगा प्राइम मिनिस्टर। और कुछ आगे बढ़े? नो, नॉट एनफ, 1 पॉइंट मोर। अभी कम से कम हम लोग क्लियर करेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद, ठीक ना। प्रेसिडेंट क्लियर करेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर एंड अदर, वो और कुछ क्वेश्चन आंसर जो होंगे थोड़ा सा कहूत, ये कल के क्लास में, कल भी है ना, तो थोड़ा बहुत कहूत जो होगा, ठीक है। देखते हैं जरा। आप देखिए इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी का मतलब समझ रहा है कि हमेशा नहीं, कभी कभी कुछ खास कंडीशन में ये पावर यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है इमरजेंसी पावर में, क्या क्या कर सकता है। तो अगर कभी लगे, ठीक है, कि उसके कंट्री के ऊपर, यानी कि इंडिया के ऊपर अगर कभी लगे कोई दूसरी कंट्री अटैक करने वाली है, ठीक ना, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी दूसरे कंट्री के साथ हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उस समय क्या होता है कि सारे के सारे मिनिस्टर, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है, सारा का सारा पावर आ जाएगा प्रेसिडेंट के अंदर। यानी कि यहाँ पे वो मिलिट्री रूल जो होगा लागू कर सकता है, जिसको हम इमरजेंसी पावर बोलते हैं। तुम सुनते हो ना कभी कभी राष्ट्रपति शासन, ये इमरजेंसी होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है कब? जब बाहर एग्रेशन चल रहा हो, हमारे कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, ठीक है। दूसरा, कभी कभी तुम लोग सुनते हो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई, यानी कि 2-3 पार्टियां खड़ी हो गई और किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। जैसे दिल्ली में भी कुछ साल पहले हुआ था, 3 पार्टी है ए बी सी, ठीक ना। कितना परसेंट वोट चाहिए आपको सीएम बनने के लिए या पीएम बनने के लिए? कितना परसेंट वोट चाहिए मिनिमम? मिनिमम 51, नॉट 50, 50 मोर देन 50, मोर देन 50 चाहिए ना, मोर देन 50, 50 प्लस, ठीक है। तो 50 प्लस चाहिए, लेकिन मान के चलो किसी को 20 मिला, किसी को 30 मिला, किसी को 50 मिल गया और कोई किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं है, तो क्या किसी की सरकार बनी? क्या किसी की सरकार बनेगी? अगर कोलिशन बनाना भी नहीं चाहेंगे, गठबंधन करना भी नहीं चाहेंगे, तो ऐसे में कहते हैं कि तुम सब जाओ री इलेक्ट करो, तब तक मेरा राज चलेगा। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन, कभी कभी ऐसा लगता है कि कंट्री का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि कंट्री में जो होगा हमारे पास इनफ इकोनॉमी नहीं है कि कंट्री को संभाल सके, कंट्री में इनफ इकोनॉमी नहीं है कि कंट्री को संभाल सके, तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होगा, तो उस टाइम पे भी इमरजेंसी लग सकता है। और इस इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। ये इमरजेंसी जो होगा वो प्रेसिडेंट रूल के नाम से जान सकता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, ही कैन इम्पोज इमरजेंसी। और इसके बाद ये जो 3 पॉइंट दिए ना, ये पूरा तीनों के तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इसको नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, तीनों पॉइंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल की थी, इंदिरा गांधी की थी, प्राइम मिनिस्टर थी ना, तो तुमको अब समझ में आ रहा होगा कि इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक ना। तो पावर एक्चुअल में यूज करता है प्राइम मिनिस्टर ही। बार बार मैंने इस चीज को रिपीट किया पीयूष, कि पावर एक्चुअल में कौन यूज करता है। नहीं अभी तक कोई नहीं बना। पावर कौन यूज करता है, पावर यूज करता है एक्चुअल में पीएम। डन, नोट कर चुके सभी। डन ना, चलिए अब लगभग हम लोग का प्रेसिडेंट तो खत्म हो चुके हैं, प्रेसिडेंट को हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब क्या है कि प्रेसिडेंट जो होगा वही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, सारा का सारा पावर इसके पास है, बट ही कांट यूज द पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सब पावर तो है लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सीधे समझ जाओ कि प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा यस तो प्रेसिडेंट कहेगा यस, प्राइम मिनिस्टर कहेगा नो तो प्रेसिडेंट कहेगा नो। यानी कि पावर किसके पास चला गया, तो पीएम के पास। समझ में आई बात ना, सारा पावर है हमारा, मुख्य वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वही है, लेकिन मुख्य पावर कौन यूज करता है, हु यूटिलाइजेस द मैक्सिमम पावर इन द कंट्री, तो ही इज द पीएम। वो कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है। इज इट क्लियर। तो नाम होता है प्रेसिडेंट का लेकिन काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना। अब इससे तुम लोग को याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना है, क्या करना है, याद हो चुका, ठीक ना। अब एक कंडीशन हो सकता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जहां जहां होगा ना वहां पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ही सबसे मुख्य होता है। अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वहां पे प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर का वहां पे प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होगा सबसे, प्राइम मिनिस्टर जो होगा सबसे पावरफुल होगा। हाँ बिल्कुल रीजन है नया श्रीवास्तव, बिल्कुल इसका रीजन है। तुम किसको इलेक्ट करते हो, प्राइम मिनिस्टर को कि पीएम को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कि प्रेसिडेंट को, किसको इलेक्ट करते हो, पीएम को ना। तो तुम्हारा नेता एक्चुअल में कौन हुआ, पीएम हुआ, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट सारा पावर यूज करना शुरू करे तुम्हारा इलेक्शन का कोई बेनिफिट हुआ, तुम्हारे चुनाव का कोई बेनिफिट हुआ क्या, अगर सारा नहीं ना, ठीक है। तो एक्चुअल में क्योंकि इलेक्टेड लीडर जो होगा ही इज पीएम, तो इसलिए सारा का सारा पावर एंजॉय करने का अधिकार किसके पास है, पीएम के पास है। समझ में आई बात। हाँ बिल्कुल मस्ट है डेमोक्रेसी में, इलेक्टेड बॉडी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर तुम डायरेक्ट, जैसे कि अमेरिका में डायरेक्ट जो होंगे वो चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। जो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं, ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना, हमने इसको चुना उसको चुने,
तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, तो डायरेक्ट इलेक्शन वाले को हम लोग पावर देंगे, ना कि इनडायरेक्ट वाले को। समझ में आई बात? ओके। अच्छा अब देखिए, अब आपने जो कहा था कि सपोज करो कोई प्रेसिडेंट जो होगा वो गलत काम कर रहा है, सही से काम नहीं करने दे रहा है, क्योंकि सारा का सारा एट लास्ट घूम फिर के सजेशन तो देना है प्राइम मिनिस्टर को ही, लेकिन हो सकता है प्रेसिडेंट उस पर साइन ना करे, उसको इग्नोर कर दे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी किसी पावर के नहीं रहे ना। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि प्राइम प्रेसिडेंट को हटा सकता है, और उनका टर्म कंप्लीट होने के पहले के हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में 2/3 वोट, यानी कि आपको बताए होंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरह कि अबाउट 2/3 वोट जो होंगे वो यूज किए जाते हैं, 2/3 वोट। ठीक है, 2/3 वोट यूज किए जाएंगे, और 2/3 वोट के थ्रू जो होगा आप उसको डिसेलेक्ट कर देते हो। ठीक, यहाँ पे देखिए, द प्रेसिडेंट, the process of removing the president from office is called impeachment। ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आप लोग का। किसी कोई और डाउट है? किसी कोई और डाउट है, बताइए जरा, प्रेसिडेंट को लेकर। हाँ, इस संडे को एक मे बी कि तुम लोग का टेस्ट होगा एसएसटी का, मे बी। होमवर्क में कल हम ट्राई करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम एक छोटा सा क्यूज खेलेंगे काहूत का। चैप्टर आपको बता दिया जाएगा बाबू रेहान, चैप्टर आपको बताया जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा मैसेज, ठीक ना। जो भी चैप्टर अभी आई थिंक कि हमने सिविक्स का कोई नहीं ना लिया है ना टेस्ट ना, इसी चैप्टर से होगा काहूत। सिविक्स का अभी तक कोई टेस्ट नहीं लिया ना हम। हाँ, तो सिविक्स का एक टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और कौन चैप्टर से अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, बता दो मुझे। ज्योग्राफी से नहीं हुआ, ठीक है, तो एक ज्योग्राफी का, ठीक ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ज्योग्राफी का और सिविक्स का, ये दोनों टेस्ट होगा। हिस्ट्री का हो चुका है, हिस्ट्री का हो चुका है बाबू, चैप्टर 1 का हो चुका है, चैप्टर 2 का भी हो चुका है। ठीक ना, चलिए क्लास ओवर किया जाए। हाँ हाँ ठीक है, यू कैन लीव द क्लास, ओके बाय बाय। फर्स्ट चैप्टर 1 से ही हुआ था बाबू।